तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 3, हमें संसद की क्यों जरूरत है, कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर आपकी 1 मिनट भी खराब नहीं की जाएगी। नोट इम्पोर्टेंट, ये भारतीय संसद का चित्र दिखाया गया है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी के लिए एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चला था। इस संघर्ष में बहुत से तबकों के लोगों ने भाग लिया था। इस पृष्ठभूमि से लोगों में स्वतंत्रता, समानता, निर्णय लेने की हिस्सेदारी के विचारों को प्रेरित हुए थे। स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने की प्रक्रिया की हिस्सेदारी में विचारों में क्या होते, प्रेरित हुए थे भारतीय लोग। आगे इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से याद रखेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी, किस चीज़ की मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। जो विधायिका है इसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी थी कि बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1909 में आया था, याद रखेंगे। कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का मंजूरी मिल गई थी, यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको कुछ हद तक मंजूरी मिल गई थी। इसका मिलने का कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों का प्रभाव था। जो राष्ट्रवादी थे कांग्रेस के सदस्य, उनके प्रभाव के कारण ये मिल गई थी इनको निर्वाचित सदस्य। कब मिली? 1909 में। कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था और न ही इसमें आम व्यक्ति निर्णय ले सकते थे। कि भारत की आज़ादी के लिए सभी लोगों ने हिस्सा लिया था और उनको पता चल गया था कि उनका सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है। इसीलिए स्वतंत्रता मिलने से पहले एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, यानी हम आज़ाद होने वाले थे, स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार चाहे जो कर सकती है, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी अब, क्योंकि लोगों को समझ आ चुकी थी। क्योंकि आज़ादी उनको बड़े संघर्ष से ली थी। उनको ये पता चल गया था कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है। वो अच्छे और बुरे का निर्णय ले सकते थे स्वतंत्रता रूप से। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा। अंग्रेजों वाला काम नहीं चलेगा अब। इस चित्र में ऊपर अपन चित्र देखे, इसमें इन्होंने बताया गया कि मतदाता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को देखने लायक है। जब भी आप पहली बार कोई वोट देने जावा है, जब मैं खुद पहली बार वोट देने गया था तो मैंने भी पूरी ईवीएम को पहले चेक किया था कि इस पर कौन सा बटन कहाँ पर है, कैसे बटन रखे लगे हैं, कैसे बटन दबाना है, ये सब देखा था मैंने खुद जाकर, जब पहली बार चुनाव में भाग लिया था। 2004 के आम चुनाव में पहली बार, कब? 2004 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में किया गया था। याद रखेंगे, 2004 में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में किया गया था। 2004 से आपको कुछ याद आया? मुझे तो याद आया, आपको आया या ना आया हो। 2004 में भारत में एक भयंकर सुनामी आई थी, भूकंप आया था, भूकंप आया था, भूकंप के कारण सुनामी आई थी। और भूकंप कहाँ पर आया था? अंडमान निकोबार में आया था, जहाँ सुनामी से अपना जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था। और 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था धर्म के खिलाफ, 2004 में। इस प्रकार आप एक डेट से अनेक डेटों को मिलाकर याद कीजिए, आपको लंबे समय तक याद रहेंगी ये। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी। मत पत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटा जाता था। 8000 कागज टन बचा था, किससे? ईवीएम के प्रयोग से। इस संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था। जिसमें जो भारतीय संविधान है उसमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब है देश के सभी वैश्विक नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। लोग और उनके प्रतिनिधित्व, जनता होती है, प्रतिनिधि कौन होते हैं? विधायक। लोगों का निर्णय ही स्वतंत्र, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, उसके कामकाज को बारे में फैसला देता है। इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि वह व्यक्ति, नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सिद्धांतिक स्तर पर सरकार के एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को आस्था होती है और इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए।
जो सरकारी स्थल हैं उनमें नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधित्व कौन है? विधायक चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित विधायक प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। एक समूह कौन सा होता है ये? जिसका बहुमत हो। बहुमत वाला समूह ही क्या बनाता है? सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधित्व इसी समूह की संसद में कहा जाता है। जो जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं या प्रतिनिधित्व हैं, इनका ही समूह क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। यानी ये लोग बैठते हैं संसद में, उन्हीं को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है, सरकार को कंट्रोल करती है संसद, उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं। इस प्रकार लोग सरकार बनाते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, उस पर नियंत्रण रखते हैं। जो सरकार होती है इस पर किसका कंट्रोल होता है? जो आम लोग हैं, आम जनता है, इनका इस पर अधिकार होता है लोकतंत्र में। नोट इम्पोर्टेंट, नीचे दिए गए विकल्पों में से काम के आधार पर यह बताइए कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कौन सा काम है। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने केंद्र का काम है, क्योंकि ये केंद्र की सूची का काम है। विदेश मंत्रालय। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं का बोर्ड की परीक्षा से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि इसका काम है राज्य सरकार का काम है। मध्य प्रदेश सरकार करेगी, इसको राज्य सरकार बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ये। अजमेर और मैसूर के बीच रेलगाड़ी चलाई जाएगी, ये काम किसका? केंद्र का है, क्योंकि रेलवे विभाग है वो केंद्र की सूची में आता है, न कि राज्य की सूची में। 1000 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार किसका है? केंद्र के पास है वो भी। चलिए हम खालिस्तान भरते हैं। यहाँ पर प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी सरकार लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। जहां पर जनता भाग न ले उसको लोकतांत्रिक नहीं कहा सकता। जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार न देती, इसका मतलब यह है कि देश के सभी वैश्विक नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। यानी जो ये है, ये वाला इसमें आएगा, और ये प्रत्यक्ष वाला इसमें आएगा, और ये वाला इसमें आएगा, और ये वाला इसमें आएगा। भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 545। इसके अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। और सभापति कौन है वर्तमान में? जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जगदीप धनखड़। याद रखेंगे, जगदीप धनखड़। संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद। आज़ादी के बाद जो भारतीय संसद गठित की गई किसके सिद्धांत पर आधारित थी? भारतीय जनता की आस्था पर आधारित थी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय संसद किस पर आधारित है? भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है ये। प्रतीक मतलब चिन्ह है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित है। जो भारतीय संसद है वो जनता की प्रक्रिया और हिस्सेदारी पर आधारित है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो संसद है, संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस प्रकार विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए और राज्य विधानसभा के लिए एक समान चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष। लेकिन यदि राज्यसभा के बारे में आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। 5 साल में चुनाव होते हैं, याद रखेंगे। जैसा कि ऊपर पेज नंबर 41 पर बताया गया था, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हमारा देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जा सकता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र से
जिस निर्वाचन क्षेत्र से कई व्यक्ति उठे हुए हैं, चुनाव में भाग लिए हुए हैं, जिसको बोलते हैं कि भाई ये विधायक यहाँ से उठ रहे विधायक, एक संसद क्षेत्र में कई विधायक उठे हुए हैं, लेकिन इनमें से जो विधायक जीतेगा वही संसद में जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं। एक क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के क्या होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जीतता तो एक का, बाकी सभी हारेंगे। नीचे तालिका दी गई है, यह 2019 के चुनाव की है। बीजेपी ने सीट्स कितनी जीती थी? 303, कांग्रेस ने 52 और डीएमके ने 24। सरकार किसकी बनेगी? 303 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, इसकी सरकार बनी है भारत में। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इस प्रकार आप इन सभी दलों को याद कर सकते हैं। चुने जाने के बाद जो उम्मीदवार को चुन लिया किसी को, उसके बाद उम्मीदवार संसद का सदस्य बन जाता है, उसे सांसद बोलते हैं। जो उम्मीदवार को चुनने के बाद क्या बन जाता हो? सांसद बन जाता संसद का, उसे एमपी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सांसदों को मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। ये सभी सांसद मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद के निम्नलिखित काम होते हैं, नीचे दिए गए हैं। नीचे करने से पहले चलिए हम इसको कर लेते हैं। पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम 2009 में कौन से चुनाव हुए थे? एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कौन से चुनाव हुए थे? 15वीं लोकसभा के हुए थे 2009 में। प्राप्त सीटें और राष्ट्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी 21 सीटें, जनता पार्टी ने जीती थी 116 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 सीटें, और यहाँ पर कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी और गठबंधन की सरकार बनाई थी। ये क्या हैं? ये सारे राष्ट्रीय दल हैं, इनको याद रखेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रीय दल हैं, कौन से नहीं हैं। लेकिन अब नया राष्ट्रीय दल बनाया गया है। कौन सी पार्टी को बनाया गया है? आप पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी या राजद। अच्छा, जो राज्य स्तरीय कौन से दल हैं? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अनेक देख लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए एक एक को, क्या पता एग्जाम में कौन सी पार्टी पूछ ली जाए। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। संसद में कौन होते हैं? एक तो राष्ट्रपति होता है और 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन से होते हैं? एक तो राज्यसभा होती है और एक होती है लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद होंगे। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है, यानी कोई भी राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाना चाहता है, तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यानी बहुमत प्राप्त होगा जिस दल को, वही सरकार बनाएगा निर्वाचित सांसदों में। चूँकि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, ठीक है, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल, यानी जिस संसद में जिसको बहुमत है या गठबंधन की सरकार बनी है, कोई गठबंधन के कई दल हैं, जो इनके अलावा और दल बच गए, वो और राजनीतिक दल क्या होंगे? विपक्षी दल के होंगे सभी के सभी। आपको यहाँ से अच्छी प्रकार के समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा के चुनाव के बाद कौन आते हैं? सांसद आते हैं। उन सांसद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं।
यदि कोई राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत वाला दल ही क्या बना सकता है, सरकार बना सकता है। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, लेकिन अब मनोनीत काट दिया गया है। अब 272 सदस्य या 272 सांसद सरकार बनाने के लिए होने चाहिए, चाहे ये गठबंधन से हों या बहुमत प्राप्त से हों। लेकिन जिसको बहुमत प्राप्त हो जाता है या जो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, इनके अलावा जो राजनीतिक दल बच जाते हैं वो सब किस में आते हैं, विपक्षी दल में आते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका का चुनाव कौन करते हैं, लोकसभा करती है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी जो संसद द्वारा कोई कानून पास कर दिया गया, फिर उसको आगे लागू करने के लिए काम करते हैं। कौन करती है, कार्यपालिका करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जहन में अक्सर कार्यपालिका आता होगा, लेकिन कार्यपालिका अलग होती है लोकसभा से। इसमें कुछ समितियां होती हैं, वो समिति इसकी जांच करती हैं कि ये कानून सही बनाया गया या गलत है, इसे बोलते हैं कार्यपालिका। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। सत्ताधारी दल कौन होता है, जिसका राज होता है, जिसकी सत्ता होती है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों का लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कामों को जिम्मा संभालते हैं। यानी एक तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री मिलकर प्रधानमंत्री अपने दल के लोगों के साथ मिलकर सांसदों के साथ मिलकर मंत्रियों को चुनाव करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है। फिर सारे मंत्री मिलकर प्रधानमंत्री के साथ सरकार चलाना है। इसको दोबारा देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से, जो प्रधानमंत्री है उसका दल है, उस दल के सांसदों में से मंत्री का चुनाव करता है। यानी मंत्रियों का चुनाव कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। यानी जो ये सांसद बन जाएंगे, आगे मंत्री बन जाएंगे, तो सांसदों से मंत्री चुन लिए, ये मंत्री प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श करके जो फैसले लिए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनको लागू करते हैं। ये मंत्री कौन से होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि होते हैं, जो अपने सरकारी काम का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। सरकार बनाने के लिए बहुमत ज़रूरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुमत नहीं मिला था किसी दल को भी। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते थे, जिसे साझा मुद्दों पर काम करते थे। चलिए हम इस तालिका को करते हैं। क्या दिखाया गया इस तालिका में, 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, इन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लिहाज से उसे अन्य दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा बनाया, जिसे बोलते हैं UPA, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा। गठबंधन की सरकार बनाई। इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसने कितनी सीटें जीती थी, देख लीजिए, 206 सीटें जीती थी 2015 में, और 116 जीती थी बीजेपी ने। और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कितनी जीती, 303 सीटें, और कांग्रेस ने कितनी जीती, मात्र 52 सीटें। एक बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आया था, हरियाणा पुलिस का SI का एग्जाम में। केंद्रीय सचिवालय के 2 मुख्य इमारतें होती हैं। जो केंद्रीय सचिवालय होता है, इसकी 2 मुख्य इमारतें होती हैं। कितनी, 2। कौन सी, एक ये, दूसरी ये क्या है, केंद्रीय सचिवालय हैं दोनों। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है, दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण कब हुआ था, 1930 में हुआ था। 1930 में।
देख लीजिए कितनी पुरानी इमारतें हैं ये। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र दिखाया है। आप जिस भी साइड में फ़ोन देख रहे हैं, आपके बाईं ओर कौन सी साइड, ये बाईं है, इस साइड में ये बाईं साइड है। बाईं साइड में जो ब्लॉक दिखाया गया है, इस साइड में जो ब्लॉक है ये बाईं साइड में, इसमें कौन बैठता है, प्रधानमंत्री बैठता है। इसमें प्रधानमंत्री बैठता है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के दफ्तर इसी में हैं। कौन से हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। मैंने इनको एक छोटी सी ट्रिक से याद किया, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रधानमंत्री है हमारा, उसकी रक्षा ज़रूरी है क्योंकि वो देश का मालिक है। देख लीजिए, विदेश में देश आता है और रक्षा में रक्षा आ गया, और प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री की रक्षा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा देश का मंत्री है। इस प्रकार से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो आसानी से इनको। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, इधर ये कौन सा ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है। यहाँ पर किस किस के मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय यहाँ पर है, गृह मंत्रालय यहाँ पर है, और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय कहाँ पर हैं, नई दिल्ली में विभिन्न इमारतों में हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय कहाँ हैं, दिल्ली में है, विभिन्न इमारतों में। इनको भी मैंने एक ट्रिक से याद किया है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देसी ट्रिक है बिल्कुल। नो करने से काम नहीं चलेगा। घर में वित्त की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, यानी नो होता है नॉर्थ, वित्त पैसे से बिना घर में काम नहीं चलेगा, गृह मंत्रालय। इस प्रकार ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा भी किसी भी कानून को बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है संसद में। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। कोई विधेयक है और लागू कराना है तो लागू करने से पहले राज्यसभा की इजाज़त जरूरी लेनी। इस प्रकार राज्यसभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो राज्यसभा है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। जो संसद का यह सदन है, कौन सा सदन की बात यहाँ पर, राज्यसभा, जो लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसकी जांच करती है। यानी लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक कहाँ आता है, राज्यसभा के पास आता है। राज्यसभा इसमें समीक्षा करती है, जांचती है, पढ़ती है, देखती है। यदि इसमें कोई संशोधन करना हुआ तो संशोधन भी करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जो राज्य हैं उनकी विधानसभा हैं और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो राज्य की विधानसभा हैं इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 233 निर्वाचन से आते हैं, 12 राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में केवल विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। इन संसद के सत्र में सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार से कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं, जानकारी हासिल करते हैं सांसद सरकार के कामकाज के बारे में कि सरकार ने कहाँ कहाँ काम किया है, कैसे कैसे काम किया है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। जो संसद है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, किसके द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। ये सवाल पूछे जाते हैं और सरकार की जो कमियां हैं वो सरकार को बताई जाती हैं। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है। इस प्रकार सरकार को भी अपना मौका मिल जाता है कि जनता क्या चाहती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सरकार से सवाल पूछना ये सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल अहम भूमिका निभाता है। यानी लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों
की कमियों को सामने लाते हैं या सरकार की कौन सी नीतियों में क्या कमी है, क्या कार्यक्रम में कमी है, और अपनी नीतियों के समर्थन जुटाते हैं और अपनी नीतियों को मनवाने के लिए जन समर्थन क्या करते हैं, जुटाते हैं। इसके लिए वो आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं, रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ। कौन सा दल? विपक्षी दल। यहाँ पर संसद में पूछे गए सवाल दिखाए गए हैं। लोकसभा, तारांकित प्रश्न 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को। ये कोई अपने काम की बात नहीं है, अब बाकी आप वीडियो रोककर इसको पढ़ सकते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी फीडबैक अपन जानते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, सब में फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक का मौका मिल जाता है कि उन्होंने काम कैसा किया पीछे। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी वित्त संबंधी मामले हैं, इनमें संसद की मंजूरी जरूरी होती है। यह उन अधिकारों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसे सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसद की एक अहम भूमिका होती है। सांसद जो उनकी अहम भूमिका होती है संसद को चलाने के लिए, और यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम क्या है? संसद है, और संसद में विपक्षी दल विशेषकर। आगे कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में जो पृष्ठभूमि है, पहले क्या थे? पहले एक मुख्य पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन अब तो क्षेत्रीय दल भी बहुत से हो गए हैं। संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था जिन दलों का, वो भी अब क्या चुनाव जीतकर संसद में पहुंचने लगे हैं। दलितों और पिछड़े क्षेत्रों में भी राजनीतिक में हिस्सेदारी बढ़ रही है। पहले चुनाव कब हुए थे? एग्जाम में ये प्रश्न आता है 1951-52 में, याद रखेंगे यहाँ से। पहले चुनाव 1951-52 में। कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 61%। और 17वीं लोकसभा में 2019 में चुनाव हुए। 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? 2019 में। 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए थे। इसमें 67% मतदान हुआ था। यहाँ से याद रखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से याद रखेंगे। संसद में कुछ सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए, देखो एससी बोलते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए, जिसे एसटी बोलते हैं। इसीलिए इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही सीटें जीत सकते हैं, या और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी होती है। यानी जो आरक्षित हैं, जो सीटें केवल एससी के लिए और एसटी के लिए आरक्षित हैं, उन चुनावों से केवल एससी ही और एसटी ही चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी उसमें चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों के ज़िंदगी से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठाएंगे। यानी जो दलित हैं और आदिवासियों के मुद्दों को संसद में कौन उठाएंगे? जो इनके आरक्षित सदस्य है वही उठाएंगे। इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों को आरक्षण की सुझाव पेश किया गया था। इस सवाल पर अभी तक बहस जारी है। इन महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। 60 साल पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी? संसद में 4% थी। आज इनकी संख्या 11% हो गई है। यानी महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में कितनी है? 11% है संसद में। 11% से ऊपर है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, ये तो साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें केवल कम जगह मिली है। यानी जो औरतें हैं भारत में, आधी औरत आधे पुरुष हैं, तो आधी महिलाएं होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए ये करते हैं शब्द। स्वीकृति क्या होता है? किसी चीज़ की अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में कोई काम करना। इस अध्याय में हमने यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत के बारे में पढ़ा है। गठबंधन क्या होता है? हमने देखा था गठबंधन होता है गठजोड़ करना। अनसुलझे इस आश्चर्य ऐसी परिस्थितियों में है जब समस्या का कोई समाधान उपलब्ध न हो, यानी कोई समस्या पूरी तरह से क्या हो गई हो, उलझ गई हो। नॉट इम्पोर्टेंट। आप यहाँ से एक बात याद रख सकते हैं
कि जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, 412 सीटें हैं। एससी के लिए कितनी हैं, 84 हैं। और एसटी के लिए कितनी हैं, 47 सीटें हैं। यहाँ से याद रख सकते हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए और जनरल के लिए, और कुल सीटें 543 हैं। भारत में प्रचलित संसदीय व्यवस्था है, इसके 3 स्तर होते हैं। एक स्तर संसद केंद्र सरकार का, दूसरा स्तर होता है राज्य की विधायिकाओं का, और तीसरा स्तर इसमें बताया नहीं कौन सा होता है, आपको मैं बताता हूँ। तीसरा स्तर होता है राष्ट्रपति का। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।